चलो टॉपिक डालो, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इससे पहले फिर कौन सा करंट पढ़ रहे थे? डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एसी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तो डीसी और एसी में बेसिक क्या फर्क है? साइन वेव, टाइम वेरिंग होता है। यानी कि अगर सिंपल देखा जाए तो हम लोग पढ़ते थे इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर फिक्स होता था टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट करंट हो गया। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? फेज नहीं, तुम ऐसे बोलो कि वो करंट वेरी करता है, ठीक है। और अच्छा, खाली वेरी करना बोलना सही है कि और कुछ बोलना सही है? साइनसोइडल का खाली साइनसोइडल बोलना भी सही नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब सबसे पहले कि एक चीज चेंज होना चाहिए, वो सबसे पहले क्या है? डायरेक्शन। तभी वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। यानी अगर उसका एक हाफ पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा हाफ नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर आ जा तो इसका मतलब सबसे आसान जो हम लोग को सिखाया जाता है वो ऐसे वाला है ना। अच्छा, इसमें दो चीज वेरी कर रहा है, क्या क्या? डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है, किसी हाथ में पॉजिटिव है और किसी हाथ में नेगेटिव है, और एक चीज क्या वेरी कर रहा है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। एसी करंट ऐसे भी बता सकते हैं कि ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। कोई जरूरी नहीं कि साइन, दिमाग में ऐसा मत कभी बैठा लेना कि खाली साइन वाला ही एसी बोलते हैं। तो दो चीज, एक चीज तो कंफर्म चेंज होना चाहिए, क्या? डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? चेंज होना। तो उस टाइप के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। फेज मतलब क्या बता पाते? पहले फेज वाला वो चीज हटा लेते हैं। फेज, अभी यहाँ फेज वेज कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब तो एक बेसिक जो करंट का इक्वेशन लिखता है लोग, वो लिखता है आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये साइन वाला है इसलिए साइन लगा देते हैं, ओमेगा टी प्लस एक फेज ऐड करते हैं हाई, वही वो रट रहा है तब से। एसएचएम याद है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये फाइव यहाँ क्या डिनोट करता है? इस चीज को बोलते हैं फेज। हम लोग सब आधा अधूरा पड़ा है। साइन के अंदर जो भी चीज है उसको क्या बोलते हैं? फेज। तो फाइव को क्या बोलते हैं? इनिशियल। तो फाइव क्या डिनोट करता है? इनिशियल फेज। अब फेज और इनिशियल फेज में क्या डिफरेंस है? जैसे कि एक ग्राफ ऐसा बना है और दूसरा ग्राफ मान के चलो, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे मिटा उठा के आगे बढ़ते हैं। डेढ़ सौ का घाटा हो गया।
उतार लिए, जल्दी उतारो इसे। हो गया, उतार लिए। चलो आगे लिख लो, डेफिनेशन लिख लो एसी का। इफ अ करंट changes its direction, if a current changes its direction continuously and its magnitude varies, such current are known as alternating current. Such currents are known as alternating current. ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कहाँ से, जनरली जो पूछा जाएगा वो इस इक्वेशन से स्टार्ट करता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं रहता है कि करंट हमेशा तुमको अल्टरनेटिंग ऐसा ही मिले, कभी जरूरी नहीं रहता, कभी कभी तुमको करंट ऐसा मिलेगा, कभी कभी करंट तुमको ऐसा मिलेगा। ये तीनों जो बनाए थे, तीनों क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तीनों में डिफरेंस क्या था, तीनों में साइन कर्व ही है। डिफरेंस क्या था कि जब जो पहला ग्राफ बनाए थे ये वाला, वो t इज इक्वल टू 0 में i का वैल्यू कितना था, 0। इसको सब यहाँ पुट करो, t के जगह 0, i के जगह 0, तो यहाँ से फाई निकलेगा। फिर दूसरा जो बनाए थे वो कुछ ऐसा बनाए थे, जब t इज इक्वल टू 0 था तो उस समय i 0 था कि कुछ वैल्यू था, कुछ वैल्यू था। उसको यहाँ पुट करेंगे वापस से तो फिर से एक फाई का वैल्यू आएगा। यहाँ जो बनाए हैं तो यहाँ भी फिर पुट करेंगे। इसका मतलब तीनों ग्राफ सेम है, खाली तीनों में क्या डिफरेंस है, फाई का। और फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, यानी करंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और ये पूरा टॉपिक चला जाएगा तुम्हारा एसएचएम में कि अगर एक पार्टिकल a/2 से स्टार्ट हो रहा है गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इनिशियल फेज कितना, छोड़ो उतना स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, एसएचएम अगर समय मिलेगा 12th के बाद तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी खाली इतना याद रखना कि फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। और स्टार मार के लगा लिखना कि एसएचएम में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एसी में जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब हमारे घर में जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो देखा जाए तो वो इसी टाइप का ग्राफ से आता है। यानी कि बोल सकते हैं कि किसी टाइम पे हमारे घर में करंट जीरो भी है, तो अगर करंट जीरो है तो उस समय करंट नहीं है, तो उस समय करंट अगर नहीं तो उसमें बल्ब जल कैसे रहा है फिर। अच्छा, स्टेबलाइजर डीसी कर देता है उसको। बताओ, अगर किसी भी टाइम में अगर करंट जीरो है तो उस समय हमारे घर में सब बंद हो जाना चाहिए था। अच्छा, बहुत फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट, हम लोग जो इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी वो कितना है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो सारा जो भी चीज आता है, ये ट्यूबलाइट भी जब पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, ये भी 60 हर्ट्ज पे ही वर्क कर रहा है। तुम्हारा कंप्यूटर हो गया वो भी 60 हर्ट्ज पे, ये भी किस पे है, 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो कभी देखना तुम्हारे पास अगर चार्जर वगैरह होगा तो, ठीक है, तो उसमें इनपुट में लिखा रहता है 50 to 60 हर्ट्ज लिखा रहता है। ठीक है, ये 60 हर्ट्ज का मतलब क्या, एक सेकेंड में 60 बार अपना वो डायरेक्शन चेंज किया होगा। ठीक है, इसका मतलब 60 बार पॉजिटिव नेगेटिव हुआ होगा, तो बीच में जीरो हो रहा है। तो इसीलिए बहुत लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं
कि ये इतना जल्दी ऑन मतलब ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ ही हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो ये इतना फास्ट ऑन ऑफ हो रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये बंद भी हो रहा है। तो अगर तुमको पता करना है कि ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आजकल का तो टेक्नोलॉजी में स्लो मोशन कैमरा है। तो अगर इसी ट्यूबलाइट को तुम स्लो मोशन कैमरा में रिकॉर्ड करोगे तो तुमको एक्चुअल में ये जलता और बंद होता हुआ नजर आएगा। है स्लो मोशन कैमरा किसी के पास? देखो है, मेरे मेरे वाले में थोड़ा अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है क्योंकि, चलो हम एक बार रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा वो भी छोड़ो ना, कभी कभी ऐसा दिखता है इधर, ये दिख रहा है फ्लक्चुएट करता हुआ, दिख रहा है ना। तो इसको और अगर स्लो किया जाए ना, तो वो तुमको, और जितना इसको तुम स्लो मोशन कैमरा में रिकॉर्ड करोगे उतना तुमको दिखेगा वो ऑन ऑफ होता हो। ये इतना फास्ट हो रहा है कि कैमरा भी इसको उतना अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि बंद हो रहा है कि चालू हो रहा है, बंद हो रहा है कि चालू। ठीक है, तो अगर वो तुम्हारा अ, बहुत अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे ना, तो एग्जैक्ट दिखेगा कि वो जला, फिर बंद हुआ, फिर जला, फिर बंद हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्यूबलाइट जल ही रहा है कि ऑन ऑफ हो रहा है? ऑन ऑफ हो रहा है, ये एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। और एक्चुअल इंडिया में जो यूज करते हैं वो कितना है? 60 हर्ट्ज। इसको दिमाग में फिट मत करना, बस याद रखना कि 60 हर्ट्ज में ये काम करता है, ठीक है। अब बात हुआ कि अगर अब तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे घर में कितना करंट आ रहा है, तो आंसर? हाँ, जीरो। तो वो जो करंट हम लोग बोलते हैं, जैसे हमको पता है कि करंट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, जीरो, फिर नेगेटिव, ऐसा हो रहा है। तो अगर हमसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि तुम्हारे घर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम तो ऐसे नहीं बोल सकते देखो ये बढ़ा फिर घटा फिर ऐसे हुआ। तो जब भी कोई चीज बढ़ता है और घटता है तो वहां किस टर्म का यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लास में अगर हर दिन सेम अटेंडेंस तो होता नहीं है, तो अगर पूछा जाए कि इसका एवरेज, क्लास का अटेंडेंस क्या होता है, तो वो क्या कैलकुलेट करता है? एवरेज। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछा जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? ठीक है, अब एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका कैसे कैलकुलेट करता है? चल एक काम कर, तू भी बता। अगर तुमको एक महीने का अटेंडेंस का एवरेज कैलकुलेट करना है, कैसे करेगा? हाँ, 30 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हर दिन कितना कितना बच्चा आया, तो हम क्या करेंगे, हमको एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर डीटी टाइम में, छोटे से टाइम में कितना करंट आया, बट जैसे वो एक दिन को टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या किए, उस डीटी समय में कितना करंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, और सबको जोड़ेंगे ना, ऐसे जोड़ते जाएंगे, और छोटे छोटे चीज को जोड़ने को इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करा, वो टोटल 30 दिन से किया था ना, तो हमको एक टाइम इंटरवल में करना है तो टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक? जीरो से। यानी कि यहाँ एक फॉर्मूला बन गया कि कभी भी किसी का एवरेज करंट पूछा जाए, तुमको इक्वेशन दिया रहेगा कि भैया ये रहा इक्वेशन, हमेशा दिमाग में ये मत रखना कि हमेशा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, वो कुछ भी इक्वेशन दे सकता है। जो इक्वेशन देगा, ये अगर मान के चलो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को यहाँ पटक देना, dt से मल्टीप्लाई करना, जीरो से t तक इंटीग्रेट करना, और कैपिटल T से क्या करना? डिवाइड। जैसे कि हम एक करके दिखाते हैं, i इज इक्वल टू आई नॉट, हम क्यों करके दिखाएंगे, इंटीग्रेशन तो चल रहा है, चालू करके दिखाओ। और एक चीज और बोल देते हैं, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू होता है कितना? 2 पाई बाई टी। चलिए सब काम पे लग जाओ, चलो।
चलो जी, हमको इंटीग्रेट करके दिखाओ जल्दी। है, जीरो से टी, कैपिटल टी। अच्छा, एवरेज जैसे कब निकालते हैं, जैसे हम लोग एवरेज अटेंडेंस पूछता है तो कितना 30 दिन का निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पर हमेशा जब भी निकाला जाता है एवरेज तो एक टाइम इंटरवल का निकाला जाता है, जीरो से टी। यहाँ से कितना निकालो, पांडे स्टार्ट कर दूंगी। आंसर तो जीरो है पर इंटीग्रेट करके दिखा। हाँ, करोगे कि हम कर दें? हमें कर देना। चलिए, तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी डिवाइडेड बाय, आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, तो आई नॉट बाई टी बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यही होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कहाँ तक, पुट करो तो देखो तो क्या आ रहा है, कितना आना चाहिए। अच्छा, ऐसे सिंपल अगर बेसिक इंटीग्रेशन भी पता हो तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है ना। तो साइन का अगर जीरो से लेकर टी तक देखा जाए तो एरिया अंडर द कर्व जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, और वो जीरो इसलिए आएगा क्योंकि एक टाइम इंटरवल में पुट करोगे ना तो लगभग कट वट के कितना आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा वही बता दे क्या, जब कैपिटल टी डालोगे ना और ओमेगा को पुट करोगे कितना, 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी कैंसिल, समझे, वहां से आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब तुम्हारे घर में एवरेज करंट कितना आ रहा है, जीरो। हाँ, जीरो से, हाँ तो काहे जीरो से टी बाई टू तुम काहे निकालेगा। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या देगा, तो ठीक है बताओ क्वेश्चन में क्या देगा। अब क्यों बता रहे? लिख लो, एवरेज करंट जीरो होता है इन वन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में जीरो आ गया। तब होता क्या है, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भैया एवरेज पूछा जाए तो आंसर कितना देना पड़ रहा है, जीरो। फिर हम लोग ये सोचेंगे कि जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे है, इसका मतलब हम एवरेज पूरा निकाले जीरो आया, तो हम क्या किए, अब हम ये बोलेंगे, ये उतार ली सब लोग, अब हम ये बोलेंगे कि अब आई एवरेज अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी एवरेज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, सब नोटेशन याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद रखना, अगर ऐसे भी कर दिया जाए तो समझ जाना वो क्या है, एवरेज। तो आई एवरेज यहाँ लिख देगा कैपिटल टी, यहाँ भी लिख देगा कैपिटल टी, तो इसका आंसर हमेशा कितना देना है, जीरो। ठीक है, तो फिर एक कंक्लूजन में आया कि नहीं यार, एवरेज टी टाइम में तो जीरो होता है, और हमको पता है जितना ऊपर है उतना किधर है, नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज जो निकालेंगे वो कहाँ तक निकालेंगे, टी बाई टू, क्योंकि जितना ऊपर है उतना किधर है, नीचे। तो एक काम करते हैं, वापस उसको इंटीग्रेट करो टी बाई टू तक और देखो कितना आ रहा है। पुट करो ना, सब डरता कहाँ है इसी के लिए। चलो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट तो हो ही गया था, खाली उसमें अब लिमिट पुट करो कहाँ से,
T/2 से लेकर कहाँ तक, जीरो, जीरो से लेकर T/2 तक पुट करो सब लोग। हाँ खाली टू आई नॉट बाई पाई होता है। सॉल्व करो, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन मजबूत करो अपना। आंसर होगा टू आई नॉट बाय पाई। लिख लो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, टू आई नॉट बाय पाई। ठीक है। तो अब यहाँ एक और बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि जब भी हमसे कोई एवरेज करंट पूछेगा तो उसको बोलना पड़ेगा क्या, टाइम, कि तुम एक टाइम इंटरवल में कि आधा टाइम इंटरवल में। ठीक है। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला कितना हो गया, टू आई नॉट बाय पाई, और कितने में, T/2। इस कंफ्यूजन को ही पूरा दूर करने के लिए एक और टर्म लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर। इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म ही करने के लिए कि बार बार हमको काहे बोलना पड़ेगा, तो हमको क्या निकालना है, RMS। इस IRMS निकालने का तरीका, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर। तो सबसे पहले जो भी करंट का इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर देना। स्क्वायर के बाद क्या है, मीन। मीन का मतलब एवरेज। तो एवरेज क्या करते थे, याद है, उसको dt से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेट करते थे कहां से, जीरो से t, और t से क्या करते थे, डिवाइड। उससे पहले क्या है, तो बस इसको पूरा रूट में लगा देना। यही है तुम्हारा किसका, RMS। इसमें जब सारा चीज वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा आई नॉट बाय रूट। ठीक है। अब यहां से एक नोट में पॉइंट याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। एसी में अगर बोल दिया जाए, एसी चैप्टर में, कि इस एसी चैप्टर में बोल दिया जाए कि इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और कुछ नहीं बोला गया कि वो करंट कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा करंट होगा, RMS। जैसे फिजिक्स में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बोला है, अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में रहता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसी तरह कुछ नहीं बोला जाएगा तो हमेशा वो कौन सा करंट रहेगा, RMS। लिखो, बाय डिफॉल्ट ऑल करंट्स आर गिवन इन RMS वैल्यू। सारा, और याद रखना जो भी चीज हम लोग करंट के लिए पढ़ रहे हैं सारा चीज वोल्टेज के लिए भी लागू है। यानी कि अगर V एवरेज का बात किया जाए T/2 तक तो इसका होता है 2V0/पाई, और VRMS का अगर बात किया जाए तो वो होता है कितना, V0/√2। यहाँ V0 या और I0 क्या है, पीक वैल्यू। वो जो ग्राफ बनाए थे ना, ये वाला ग्राफ, ये जो पीक वैल्यू है यही I0 है, मैक्सिमम करंट। तो I0 एंड V0 आर मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोल सकते हैं। हाँ, वो V वाला सब वोल्टेज है, ये वाला करंट है सर। चलो यहां तक समझ में आया। तो हम लोग जो बोलते हैं कि घर में हमारा 220 वोल्ट आ रहा है, बोलते हैं ना, घर का जो इक्विपमेंट यूज होता है उसमें वोल्टेज क्या बोलते हैं जनरली, 220। और घर में एसी आता है कि डीसी, एसी। तो ये 220 वोल्ट जो हम लोग घर में बोलते हैं कि 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है, ये कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है या RMS वोल्टेज है। अभी हम क्या बोले कि अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वो हमेशा क्या रहता है, RMS।
तो अब मेरे को ये बताओ कि हमारे घर में फिर पीक वोल्टेज कितना आता है। तो सीधा हम लोग बोलेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से वी नॉट बोल सकते हैं वी आर एम एस यानी 220 इंटू। तो हमारे घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज आता है वो 220 नहीं होता है, 220 रूट टू होता है। तो 220 कौन सा वोल्टेज है, आर एम एस। चलो हो गया यहाँ तक, ये सब क्लियर हो गया। वी नॉट वी आर एम एस क्या है, आई नॉट क्या है, आई आर एम एस क्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, जेई का बात कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आना स्टार्ट कहाँ से होता है वो चीज लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, एसी को देखो, एसी को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक एक के साथ लगा के, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब रेजिस्टेंस होता है और एसी, देखो एसी ऐसे शो करना है, जैसे याद है हम लोग डीसी में प्लस और माइनस शो करते थे, एसी में ऐसे गोल लगा ऐसे कर देना, एक तरफ लिख देना प्लस, एक तरफ क्या लिख देना माइनस। ये नोटेशन ये बताता है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो डीसी वोल्टेज से कनेक्टेड है कि एसी वोल्टेज से, एसी वोल्टेज। तो हम फिर यहाँ से ये बोलेंगे कि इसमें करंट जाएगा कितना, आई, ठीक है। हम बेसिक एकदम बता रहे हैं पूरा। मान लो कहीं पे भी कि ये VA है, इक्वेशन लिखते हैं VA, इधर जाएंगे तो VA माइनस IR क्रॉस कर गए, इसको मान लेते कोई भी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ आ गए, इधर कूदेंगे तो माइनस की प्लस, प्लस प्लस ये V लिख देते हैं, इज इक्वल टू वापस कहाँ आ गए VA, VA VA कैंसिल, वापस वही आया V इज इक्वल टू कितना IA। फिर V को लिखेंगे, V एक्चुअल में वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से I लिखेंगे वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो I को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट क्या है, ये पिक करंट है ना, और आई नॉट का वैल्यू किसके बराबर हो गया, वी नॉट बाय आर, ठीक है। ये सब बनाने के बाद आपको हमेशा एक फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है कि ऐसे ही हम बताते हैं सबको कि जिस तरह घड़ी में कितना कांटा होता है, 3, ठीक है, सेकंड का, मिनट का और आवर का, उसी तरह फेजर में हमेशा 2 कांटा दौड़ता है, एक वोल्टेज का और एक करंट का, 2 कांटा रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा कि करंट का कांटा हमेशा इसी तरफ रखना, रखने को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन करंट का कांटा हमेशा इधर रखना, लिख दिए। अब मेरे को ये बताओ ऐसे समझने के लिए, वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और वो कांटा किधर रहेगा वो डिसाइड करेगा उसका फेज। इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और इसका भी फेज कितना है, ओमेगा टी, यानी दोनों सेम फेज में कि अलग अलग फेज में, सेम फेज। यानी जिधर करंट का कांटा होगा उधर ही वोल्टेज का कांटा होगा। अगर मान के चलो यहाँ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री होता तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का फर्क रहता, तो कौन आगे रहता, करंट की वोल्टेज। यहाँ ओमेगा टी प्लस 30 है ना, तो यानी करंट वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होगा, ठीक है। तो अगर अब समझो कि अगर करंट इधर बनाए और करंट को हमको 30 डिग्री आगे रखना है, तो वोल्टेज ऊपर बनाएंगे कि नीचे, नीचे बने, वो आगे अभी डिसाइड कर लेंगे।
लेकिन रेजिस्टेंस के केस में दोनों कांटा हमेशा सेम फेज में रहता है। बनाने का सबसे आसान ये है, लेकिन करते क्या है, बहुत बुक्स में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है, समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो यहाँ भी ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, हर जगह ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं। तो जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज करंट का जो कांटा अभी ओमेगा टी प्लस जीरो है ना, तो इसको बेस लिया तो 0 डिग्री यहीं पर हुआ, तो फाइव का मतलब करंट कुछ ऐसा होगा, कितने डिग्री पर, फाइव। तो वोल्टेज भी कितने डिग्री पर होगा, फाइव, यानी वोल्टेज भी इधर होगा। यानी करंट और वोल्टेज हमेशा सेम ही में रहेगा, चाहे वो इधर रहे, चाहे इधर रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे इधर। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अच्छे से बनाने के लिए, यानी सिंपल तरीके से बनाने के लिए हमेशा करंट इधर लेना, कभी गलती नहीं होगा। तो वोल्टेज भी हमेशा इधर बनाना। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब लोग। हाँ, ठंडा लग गया ना? हाँ? अच्छा, अब डायरेक्ट आएगा, इसी का हुआ ना। कितने तेजस्वी हैं लोग, है ना? जल्दी जल्दी उतारो, इसमें लेट नहीं करना। तो करंट और वोल्टेज का दोनों का कांटा सेम रहे। आगे बढ़े। लिखो नेक्स्ट। अब इंडक्टर के साथ देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो करंट देखते हैं कैसे लिखते हैं। याद है इसका इक्वेशन कैसे लिखा करते थे? अगर इसको हम वी ए मान ले, इधर जाएंगे तो वी ए, इसको जब क्रॉस करते हैं तो क्या लिखते हैं? इसलिए बोलते हैं पढ़ा करो। क्या लिखते हैं? माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट के डायरेक्शन हमेशा कितना होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्रॉस कर लिए, फिर इधर जाएंगे तो प्लस वी हो गया। वापस कहाँ आ गए? तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, अब v की जगह कितना लिख सकते हैं? v नॉट साइन ओमेगा टी। तो v की जगह लिख सकते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी। dt को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू एल इंटू डी आई। अगर हमको करंट का इक्वेशन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है? यहाँ डी आई है ना जी, डी आई को आई बनाने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेट। ठीक है, तो इधर डी आई का कितना हो जाएगा? आई। इधर आई नॉट का लिखेंगे, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वी नॉट बाहर, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा बाय ओमेगा। ठीक है, थोड़ा सुंदर से सजा वजा के लिख लेते हैं।
आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा, अच्छा मैं भी माइनस लिख लेते हैं, ये हुआ। अब हम पता है करना क्या चाह रहे हैं, वोल्टेज का इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, साइन में, करंट को किस में लिखा जा रहा है, कॉस में। अच्छे से डिफरेंस देखने के लिए माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं। हाँ कि ना बता दो, पक्का ना, पक्का। चलिए कि माइनस पाई बाई टू, लिखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। ठीक लिख रहा है कि कुछ गलत कर रहा है, उतारो। अच्छा इसका मतलब वोल्टेज और करंट को अगर देखा जाए, ठीक है, तो कौन आगे कौन पीछे, करंट में माइनस लग गया ना, और उसमें समझो वो सिर्फ ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी माइनस, इसका मतलब ये आगे चल गया कि पीछे आ गया, पीछे आ गया। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, एक बार बना लो। हाँ, जब भी फेजर डायग्राम बनता है करंट हमेशा किधर रहता है, इस तरफ। तो अगर करंट इधर है और करंट आगे कौन है, वोल्टेज की करंट, वोल्टेज कितने से, 90 डिग्री। तो करंट से अगर 90 डिग्री आगे रखना है तो वोल्टेज इस लाइन में होगा। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये हो गया हो सके मेरा कहीं माइनस वाइनस गलत हुआ होगा, नहीं होता ना, पता नहीं, हम उतना मैथ्स हमको आता नहीं है कहीं, तब हमको लास्ट हमको ये रिजल्ट याद है, तो हो सके कहीं एक माइनस छूटा हो। अच्छा इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत, चलो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने का तरीका होता है, मान के चलो, अच्छा चलो थोड़ा मैथ्स हम भी लगाते हैं। माइनस कॉस थीटा को अगर हम साइन थीटा प्लस, तुम लोग बोले थे ये लिखना है ना, ये सही होगा कि ये सही होगा, तो दोनों ही गलत है। हैं? इतना तो हम भी पढ़े हैं कि पाई बाई टू होना चाहिए, पाई बाई टू तो होना चाहिए, तभी वो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। ठीक है, अब देखो सही कौन सा है, देखो हम तो मैथ्स में सिंपल वैल्यू पुट करना आता है हमको। अगर ये और ये सही है तो थीटा के हर वैल्यू में ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। थीटा का वैल्यू अगर 0 डालें तो यहाँ कॉस 0 कितना हो गया, 1 है, तो ये टोटल कितना आया, -1। यहाँ थीटा 0 डालो ना, कितना आ रहा है,
1। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ थीटा 0 डालो ना, तो ये 0 हो गया, तो साइन -π/2, इसका मतलब कितना आएगा, -1। इसका मतलब यही सही है, हम ऐसे सही करते हैं। चलो हटा। हाँ, समझ में आया ना। हाँ, चलो ये सब हटाते हैं। ठीक है, तो अब हम कंफर्म बोल रहे हैं यही सही होगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि इंडक्टर के केस में कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, कितने एंगल से, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत सारा बुक में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यही डायग्राम को तुमको ऐसे बनाएगा, करंट वोल्टेज और ये 90 डिग्री। ये सही है कि गलत है, सही है। कांटा किधर भी हो, दोनों के बीच हमेशा डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री। समझ में आया। चलिए, दो चीज पढ़ ली है रेजिस्टेंस के अबाउट। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत चीज ये क्या बोलते हैं आगे बताना है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, हाँ, ये पार्ट थोड़ा समझना है। जैसे कि वहां पर हम लोग V0/R को लिख के I0 लिख दिए थे ना, तो यहाँ V0 क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम लोग एक टर्म लिखेंगे एक्सेल। इस एक्सेल को हम लोग डिनोट किए किसके बराबर, ओमेगा एल। और इस एक्सेल का अब एक नया नाम, ठीक है, यहाँ लिख दिए एक्सेल साइन ओमेगा टी -π/2। अब जिस तरीके से V0/R को I0 लिखते थे, उसी तरह V0/XL को भी क्या लिखेंगे, I0। ये बोल के कि ये जो एक्सेल है ना, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस बोलना नहीं है। उसको बोलना क्या है, इस एक्सेल को क्या बोलना है, बोलो। हाँ, रिएक्टेंस बोलना है, रेजिस्टेंस नहीं बोलना है। क्या बोलना है, रिएक्टेंस। पर अपने दिमाग में यही सोच के चलना है कि ये भी एक तरह से क्या है, रेजिस्टेंस। पर कोई पूछे कि ये रेजिस्टेंस है तो आंसर क्या देना है, नहीं। और दिमाग में हमेशा क्या मान के चलना है, रेजिस्टेंस। और ये कौन सा रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टिव। उसी तरह से कैपेसिटर भी एक तरह से उसको रेजिस्टेंस मानेंगे, उसका नाम क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। अच्छा, एक्सेल का वैल्यू किसके बराबर, ओमेगा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। हो गया, लिख लिए। तो इंडक्टर को भी आज से एक तरह से क्या मानना है, रेजिस्टेंस ही। और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उस एक्सेल का वैल्यू ओमेगा है। ठीक है, चलो लास्ट लिखो, कैपेसिटर का, कैपेसिटर में क्या करना है।
तो कैपेसिटर में अगर ये वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें करंट जाता है कैपेसिटर में, तो यहाँ आएगा प्लस क्यू और यहाँ कितना आएगा माइनस। एक बार पूरा केवीएल लगा के लिखो ना इक्वेशन। हाँ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो नाम सुन के डर जाता है। चलिए केवीएल लगाइए पूरा, किसी भी पॉइंट से लेके स्टार्ट करिए और लिख के वहीं तक पहुंचिए। लिख लिए? चलिए तो हम भी लिखते हैं। कोई भी पॉइंट को मान लेते हैं ये VA है, तो VA इसको क्रॉस करेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस क्यू बाई सी, क्रॉस कर गए, प्लस V इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बाई सी। V की जगह लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। और हमको निकालना क्या था, करंट। तो अगर Q है और Q से करंट निकालना होता है तो इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो अगर डिफरेंशिएट किए इसको डी क्यू बाई डी टी, सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन का माइनस सिर्फ कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, इसको लिख देंगे करंट। और इसको अगर बढ़िया से सुंदर से सजा वजा के लिखें, लिख सकते हैं ना। और कॉस को साइन में देख लो, इसमें भी बहुत झगड़ा होगा, ठीक है ना, पक्का। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। हाँ तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा को तो ये नहीं लिख सकते थे, फिर यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि वो सही लिखे हैं। अगर कॉस थीटा ये होता है तो माइनस कॉस थीटा को भी तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। चलो उसके बाद पहले यहां तक उतारो, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। पहले तुम लोग से तो अच्छा मैथ्स हमको आता है, जबकि मेरा मैथ्स तुम लोग से भी कमजोर है। मैथ्स में हमको सबसे अच्छा बनाने में पता क्या लगता था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक वो अच्छा लगता था, दूसरा प्रोबेबिलिटी। हाँ सेम ही टाइप नहीं है, हाँ मतलब अच्छा लगता है। लिमिट बहुत गंदा लगता है हमको, उसमें एल हॉस्पिटल रूल जहाँ जहाँ लगता है वो मजा आता है बनाने में। बाकी हाँ क्या बोलते हैं, पता नहीं, हमको टीचर एल हॉस्पिटल बोला था, हम भी आजकल एल हॉस्पिटल ही बोलते हैं, ठीक है। और मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा ताबड़तोड़ था, मतलब हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे। और बस मैथ्स में इतना ही पढ़े थे। हाँ ना, ट्रिग्नोमेट्री मेरे से ना होता था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता था। और
इंटीग्रेशन छोड़ ही दिए थे। हाँ, इंटीग्रेशन कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ तक उतारे सब लोग। इसका फेजर डायग्राम बनाते जल्दी जल्दी। करंट हमेशा उधर ही रखना जिधर बोले हैं। वाह, बहुत सुंदर, दिमाग है, गुड। तो वोल्टेज आगे कि पीछे? नीचे हो जाएगा, है ना। यानी कौन आगे चल रहा है? करंट। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। ठीक है, चलो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल की जगह आप क्या लिखेंगे? XC। और यहां लिखेंगे कि ये जो XC है उसका फॉर्मूला कितना हो गया? 1/ωc। और इस XC को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हो गया, उतार लिए ना। तो यहां से हम लोग को तीन चीज सीख लिए कि रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहना है, इंडक्टर में कौन आगे? वोल्टेज आगे। करंट का बात ही मत करना, ठीक है, खाली वोल्टेज लेके चलना। रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम, इंडक्टर में वोल्टेज आगे, और कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे। ठीक है, हमेशा वोल्टेज याद रखना, करंट हमेशा इधर ही रखना। तो याद रखना LRC। LRC याद रखने से क्या होगा? सबसे आगे रहता है इंडक्टर, रेजिस्टेंस सेम, और कैपेसिटेंस में पीछे। और खाली वोल्टेज वाला चीज याद रखना, क्योंकि करंट हमेशा किधर बनता है? एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है वो हम बता देते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और XC इज इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, अच्छा डी ओमेगा क्या होता है? 2π/t। ओमेगा को 2π/t बोल सकते हो, या फिर ओमेगा को बोल सकते हैं 2πf। 1/t को क्या बोलते हैं? एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। डीसी का फ्रीक्वेंसी, एसी का तो होता ही है, लेकिन अगर हम पूछे डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो डीसी को भी बोलेंगे कि वो भी एक तरह से एसी है, पर वो अपना जो डायरेक्शन चेंज करेगा कितने समय के बाद? इनफाइनाइट। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? तो टाइम कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो फ्रीक्वेंसी 0। इसका मतलब याद रखना है कि अगर हम डीसी के लिए बात करें तो ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, यानी फॉर डीसी, समझना ध्यान से, यहाँ फॉर डीसी के लिए बात करें, यही एक्सेल कितना हो जाएगा? ठीक है, और इसी के लिए हम बात करें फॉर डीसी, एक्सी का वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब यहां से एक चीज समझना है, डीसी के लिए एक्सेल 0 है। एक्सेल का मतलब इसको कैसे समझना है? रेजिस्टेंस की तरह से। यानी डीसी के लिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं है करेगा? नहीं करेगा। रेजिस्टेंस 0 आ गया, इसका मतलब उसको अपोज करेगा क्या? नहीं। एक्सी कितना है? इनफाइनाइट का मतलब वो डीसी को हमेशा अपोज करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। इसका मतलब यहां से याद रखना कि इंडक्टर ऑलवेज अलाउ डीसी टू पास, ठीक है, और कैपेसिटर हमेशा डीसी को ब्लॉक करता है।
ठीक है, अब इसको समझने का एक और तरीका है। डीसी का मतलब करंट फिक्स है। करंट अगर फिक्स है, इंडक्टर किसको अपोज करता था, याद करो, चेंज इन करंट को। तो जब डीसी में करंट चेंज ही नहीं होगा तो क्या उसको अपोज करेगा? इसलिए ये डीसी को अलाउ करता है, अलाउ डीसी। ठीक है, तो इसका उल्टा बोलो कि अगर ये डीसी को अलाउ करेगा तो ये एसी को अपोज करेगा, तो ब्लॉक करेगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एसी में हमेशा करंट चेंज होगा और जब भी करंट चेंज होता है इंडक्टर उसको अपोज करता है। इसका ठीक उल्टा यहां याद रखना है। ये किसको ब्लॉक किया? डीसी को। ब्लॉक डीसी। तो ये किसको अलाउ करेगा? एसी। ठीक है, और इसको याद रखने का एक बहुत सुंदर सा एक डायग्राम होता है। ठीक है, वो डायग्राम ऐसे बनाता है। ये क्या है? इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर ऐसा होता है। डीसी का मतलब करंट कैसा होता है? स्ट्रेट। तो तुम खुद सोचो, स्ट्रेट ऐसे जाएगा तो ये पार हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें एसी जाएगा तो इसी में उलझ जाएगा। तो इस डायग्राम से कम ऐसा समझा मत देना कि ऐसे ही होता है। हम बस याद रखने एक टेक्निक बताएं कि इंडक्टर में अगर तुमको याद रखना है कौन ब्लॉक करता है, किसको अलाउ करता है, तो डीसी सीधा निकल जाएगा और एसी को वो ब्लॉक करेगा। सेम चीज तुम कैपेसिटर में याद रख सकते हो। कैपेसिटर में अगर एसी पार हुआ तो ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये एसी को ब्लॉक नहीं करेगा, और डीसी जाएगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। तो इस फिगर से खाली याद रखना, कोई अगर पूछे क्यों ब्लॉक करता है तो ऐसे मत उसको बेवकूफ की तरह बताना कि देखिए ऐसे निकल गया। ठीक है, तो ये रीजन नहीं है, रीजन यहाँ है, ये रहा रीजन। ये बस हम बताएं कि सिर्फ याद रखने के लिए, कैसे याद रख सकते हैं कि कौन किसको अलाउ करता है, कौन किसको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो डीसी के लिए याद रखना ओमेगा 0 होता है। क्या मैच आज है? क्या मैच है क्या? किसका किसका? इंडिया और अफगानिस्तान। अच्छा यूएई। अच्छा हाँ, दुबई वाला भी खेलने लगा ना। कितने बजे से है? 8 बजे से है। अभी होता तो कोना में लगा देते उन्हें, मैच भी देख लेते, पढ़ाई भी कर लेते। हाँ, कब देखा रहे तुम लोग? अच्छा नीचे में। मैच कैसे लगा लिया था तुम लोग? हो गया। तो कौन किसको अलाउ करता है, ब्लॉक करता है, समझ में आ गया। तो जनरली खाली पूछा जाए कैपेसिटर किसको अलाउ करता है तो याद रहेगा डायग्राम से, किसको अलाउ करता है? एसी को। और ब्लॉक किसको करेगा? डीसी। और इंडक्टर में किसको अलाउ करेगा? डीसी को। और एसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। रीजन पूछेगा तो वो बताना कि डीसी का ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है, वो ग्राफ भी बना लो। बना लो एक्स, चलो बनाओ एक्सएल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ और एक्सी वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, जल्दी। बहुत आसान आसान है ये चीज। हाँ।
हो गया, बना लिए। अच्छा, एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। इनवर्सली का हमेशा ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग तीनों इंडिविजुअली सीख लिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों को, कौन कौन सा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, अब यहां से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पेयर बनेगा रेजिस्टेंस इंडक्टर का, फिर पेयर बनेगा रेजिस्टेंस कैपेसिटर का, एक और पेयर बनेगा इंडक्टर और कैपेसिटर का। तीन पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तीनों को जोड़ देना है, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक पढ़ोगे बोर्ड्स खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना ये भी है कि अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर पैरेलल भी हो जाए तो कैसे करेंगे। तभी सब कुछ कैसे पढ़ना है, सीरीज में लिखो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज। अब यहां से कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से जितना पढ़ना था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब यहाँ से खाली जो रिजल्ट निकाले उसी को पढ़ना है अब यहाँ से, ठीक है। लिखो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज, यानी एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टर होगा सीरीज में। आर एल करंट आई, वी आर वी एल, ठीक है। कुछ ऐसा बन रहा होगा करंट आई। अच्छा, करंट आई जो जा रहा होगा ये सीरीज की पैरेलल, सीरीज में करंट सेम, दोनों में करंट सेम जाएगा। अब इसका ना खाली फेजर डायग्राम बनाना है सीधा, यानी स्टार्ट ही करना है फेजर डायग्राम से। करंट को हमेशा किधर बनाना है, एक्स एक्सिस। करंट बना लिए। अब एक एक करके, रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज का कांटा होता है किधर होता है, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ बनाएंगे वोल्टेज वाला वी आर। दूसरा क्या है, इंडक्टर, इंडक्टर का कांटा ये हो गया वी एल, ठीक है। अब यहाँ देखना तीन वोल्टेज होगा, ये वी आर, ये वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज इंडक्टर, और एक होगा मेन वोल्टेज वी। तो अगर ये वी आर है और ये वी एल है, तो ये जो मेन वोल्टेज है इन्हीं दोनों का है। तो इन दोनों को यहाँ देखो ऐड नहीं करना है डीसी की तरह, ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट तो 30 वोल्ट, ऐसे नहीं करना। ये वी एल और ये वी आर, तो याद है वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये जो मेन वोल्टेज वी है यही वो मेन वोल्टेज वी है, जिसको लिखेंगे रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। अब मेन करंट ये रहा और मेन वोल्टेज कौन है, वी, ये है एंगल फाइव। तो अगर तुमसे पूछेगा कि इस सर्किट में मेन वोल्टेज और करंट में कौन आगे कौन पीछे, तो मेन वोल्टेज आगे है और कितने से, 5 से। तो अगर हमसे यहाँ tan फाइव भी पूछा गया कि कितना tan फाइव होगा, तो tan फाइव क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लिखेंगे VL डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां से देखते जाओ खाली। हाँ, अब जिस तरीके से, पहले छोड़ दो, पहले समझ लो, एक समझ जाओगे सब बना लोगे। जिस तरीके से हम लोग डीसी में पढ़े थे कि अगर ये R1 है और ये R2 है तो यार दोनों का इक्विवेलेंट कर देते थे। तो यहां भी ऐसे ही सोचना है कि ये भी एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर को भी क्या माने एक तरह से रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का भी हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अब उस इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ आर इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जेड, ठीक है। बस खाली नाम चेंज है, यहाँ क्या बोलेंगे जेड, और वही चीज लगाएंगे। और इस जेड को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। यानी कि आप खाली ये सोचना कि वहां पर आर इक्विवेलेंट खाली नाम है, यहीं पर आर इक्विवेलेंट का नया नाम क्या हो गया,
इम्पिडेंस। ठीक है, अब ये इम्पिडेंस को कैसे निकाला जाए, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, V इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल का होल स्क्वायर। चलिए, दोनों में करंट सेम होगा, सीरीज है, तो याद है इसमें वी आर को लिखते थे आई इंटू आर, तो यहाँ लिखेंगे वी आर को कितना लिखेंगे, आई आर का होल स्क्वायर। उसी तरह वी एल को क्या लिखेंगे, आई इंटू आर ही लिखते हैं, पर इसका रेजिस्टेंस क्या क्या बोलते हैं, एक्सएल, तो आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको इस इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिए और ये मेन वोल्टेज V है और करंट कितना है I, तो यहाँ क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू सेट। अगर ये याद है आर इक्विवेलेंट लिखते तो क्या लिखते थे, आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई इंटू जेड। यहाँ से आई कॉमन होकर बाहर आएगा, आई क्या हो गया, कैंसिल, तो जो नेट इम्पिडेंस आएगा वो आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का कितना होता है ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यानी अगर कोई पूछेगा कि सर्किट का इम्पिडेंस कितना है, तो आंसर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और अगर ये 10 फाई अगर निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, तो वीएल को फिर क्या लिखेंगे, आई एक्सएल, इसको क्या लिखेंगे आई आर, आई आई कैंसिल हो गया, एक्सएल को क्या लिखेंगे ओमेगा एल बाय आर। समझ में आया सबको, उतारिए इसको। हो गया, उतार लिए जल्दी। इसमें कहीं भी अगर समझ में ना आया हो तो बताओ। लाइट जला भी देते, बंधार क्या रखते, लाइन तो हो, व्हाइट बिलिंग जला दे, व्हाइट वाले। हाँ, कुछ मिला मत देना उसमें, डर लगता है। हम लोग का कॉलेज में होली जब हुआ था ना, तो हम लोग का हॉस्टल जो था उसमें 400 का कैपेसिटी का हॉस्टल था। तो होली में वो बनता है ना, भांग नहीं, वो बनता था,
ठंडा ही टाइप का। तो उसमें दो लोग ऐसा था कि उसमें वो जो भांग का गोली आता है ना, तो वो पूरा भांग का गोली, उसको पता भी नहीं था कि कितना मिलाना होता है, और कितना डाल दिया था भगवान ने। तो जो पिया था उस दिन ठंडा, तो सब लोग पी लिया। मतलब एक फोटो दिखाएंगे, अभी भी वो फोटो रखा हुआ है मेरे पास वो। मतलब हम लोग कॉलेज में ये रूम है ना, इस रूम का डबल कर लो, और इतना गड्ढा किए थे, और पूरा पानी से भरा हुआ था, वो कीचड़ विचड़ था। तो उस उतने ही बड़े गड्ढे में करीबन 100-150 कीचड़ में लोट रहा है। ठीक है। और उसमें तो एक मेरा दोस्त था, वो पता है क्या बोल रहा था कि हम मगरमच्छ हैं। 2 घंटे तक तैरा था उसमें। काफी मजा आया था उस दिन। आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन मिलाया था। और बस एक इमेजिन करो कि वो जो 150 था ना, कोई शर्ट और पैंट नहीं पहना था। ये भी एक वो पिक्चर में सारा है, वो अपलोडेड है, आज तक है। और मजेदार बात ये है कि किसी का फेस तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि सारा लोग ही कीचड़ से लोटपोट था। हम भी थे, पर हम मगरमच्छ नहीं थे। हॉस्टल जाओगे तो सब एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि सुबह हुआ था होली में, और जैसे यहाँ लोग करते हैं ना, कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं, वहां भी वही। चलिए हो गया ना, उतार लिए ना। अब एक काम करो, चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। अच्छा इधर इधर देखना। अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद भी आंसर नहीं लिख पाओगे, अगर ये सब फैक्ट्स पता नहीं है तो। अगर वोल्टेज देखो, ये जो वोल्टेज देगा वो हमेशा वोल्टेज का एक इक्वेशन देगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन दे दिया, और अब तुमसे बोलेगा कि हमको करंट का इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो करंट का इक्वेशन देखो, ये सब सारा अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अब यहाँ देखो कि मेन करंट और मेन वोल्टेज में कौन आगे है। वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। हम करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो करंट को आगे करना है कि पीछे करना है, पीछे करना है, तो प्लस की माइनस, माइनस, और कितने से, तो यहाँ आ जाएगा 5। ये लिख दिए। अब वैल्यूज कैसे पुट करना है, ये 10 5 से 5 मिल गया, ये जो ओमेगा है वो ओमेगा यही रहेगा। अब ये आई नॉट कैसे लिखेंगे, तो यही आई नॉट को लिखेंगे वी नॉट बाय, क्या लिखेंगे बताओ तो, सेड। ना तो आर लिख सकते हैं ना एक्सएल लिख सकते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कौन है, जेड। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस। समझ में आया। और अगर तुमसे पूछा गया कि नहीं इक्वेशन मत बताओ, खाली ये करंट बता दो, ये वाला, तो सिंपल हम वो करंट बोलेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू, ये पीक वाला है, कितना लिखेंगे, वी नॉट बाई। और अगर हमसे आरएमएस पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, अगर हमसे आरएमएस पूछा जाए तो वी नॉट अगर हमको पता है तो हम वी आरएमएस निकाल सकते हैं, तो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, पूरा नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, ये सब निकालना बड़ा बात नहीं है, इक्वेशंस में लिखना, प्लस होगा माइनस होगा कहाँ होगा, ये सब में नंबर कटता है ज्यादा। इक्वेशन याद कहाँ करना है, कौन सा इक्वेशन तुमको लग रहा है याद करना है, ये इक्वेशन दिया ही रहेगा, तुमको खाली याद रखना है फेजर डायग्राम, मेन है तुमको फेजर डायग्राम बनाना। फेजर डायग्राम बना लिए, पता चल गया कि कौन आगे कौन पीछे है, कितने से आगे कितने से पीछे, 10 5 कैलकुलेट हो जाएगा। ये याद रखने वाला तो कोई चीज ही नहीं है। अब एक काम करो, जिस तरह हम लोग आर एल बनाए ना, सब लोग आरसी सर्किट बनाओ और सेम चीज पूरा बना के दिखाओ, सेम एकदम हुबहू।
जेड निकालो कितना होगा, 10 फाई कितना होगा, इक्वेशन लिखो सब कुछ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले केस में। हेलो, हाँ अभी नहीं, हम आएंगे वहां पर वही 8 बजे के आसपास, वहीं दे देना, ठीक है, ऑफिस में। हेलो, हाँ हाँ वो वहीं रखा हुआ, ले लेना जेरॉक्स, ठीक है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, आरसी वाला बनाओ सर। हो गया। देखो यहाँ तक सब किए होंगे। इस बार VC किधर होगा, नीचे, इन दोनों के बीच फाई होगा। इस बार कौन आगे कौन पीछे, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, कितने से, फाई से, ठीक है। तो यहाँ से V को लिखेंगे I इंटू जेड इज इक्वल टू अंडर आई आर का होल स्क्वायर प्लस I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, आई कैंसिल हो जाएगा, तो Z यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर, ठीक है। अब और 10 फाइव लिख सकते हैं तुरंत, 10 फाइव क्या लिखेंगे, VC बाय VR, ठीक है। तो करंट का इक्वेशन अगर हमको लिखना होगा तो I इज इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी। करंट आगे कि पीछे? आगे, तो इस बार यहाँ +5 लिखना है। 5 यहाँ पुट कर देंगे और आई नॉट को लिखेंगे कितना? वी नॉट बाय जेड। और अगर आई आर एम एस लिखना होगा तो लिखेंगे वी आर एम एस बाय, ठीक है। पैकेज देना, कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं, थोड़ा फील आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, वरना खाली फॉर्मूला फॉर्मूला ही चलेगा। AC 281। क्वेश्चन लिखो। सर्किट हम बना देंगे, ऑप्शन लिख लो, जगह छोड़ दो थोड़ा सा, सर्किट बना देंगे, ऑप्शन लिखो। करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर। एक मिनट ये वाला क्वेश्चन। एससी वर्मा भी है, देना एससी वर्मा। चलो लिखो, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेना, एससी वर्मा का बड़ा दिक्कत। लिखो, अ कैपेसिटर 100 माइक्रोफराड, कैपेसिटर 100 माइक्रोफराड एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, अरे यार
हाँ, क्या लिखे? कैपेसिटर। कैपेसिटर की जगह लिखो एन इंडक्टर। पूरा काट दो ना, फिर से लिखो। देखो a coil having, लिखो a coil having a resistance of 50 ohm, a coil having a resistance of 50 ohm and inductance 0.5 henry, and inductance 0.5 henry is connected to resistance 50, inductance 0.5 is connected to AC source, is connected to AC source of 110 volt, of 110 volt 110, ठीक है, कॉमा 50 साइकिल पर सेकेंड। तो ये 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अरे गधा, इतना मारेंगे। वहां कुछ लिखा है कौन सा वोल्टेज है? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वोल्टेज हुआ? चेक कर रहा था ना तुम? चेक कर रहा था वो। कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा, हम पहले बता दे रहे हैं, यूज कर लेना। बिना कैलकुलेटर का नहीं कर पाओगे। अरे यार, काहे फोन कर रहा? हेलो।
जीरो पॉइंट हाँ 0.667 एकदम कैलकुलेटर एकदम एग्जैक्ट निकाल लिए ना। चलो देखो इधर है। अच्छा इस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर है ना, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर अगर है तो डायरेक्ट जेड लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसको अगर यूज करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एल का होल स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट करो, यहाँ से जेड आ गया। हमको चाहिए आई आर एम एस, तो आई आर एम एस होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। जेड यहाँ पुट कर देंगे। 110 वोल्ट जो दिया है वो कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल गया वी आर एम एस। तो इसमें आंसर होगा 110 डिवाइडेड बाय जेड। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। और नोट में एक पॉइंट लिखो हाँ, ठीक है। और याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में कॉइल का जिक्र होगा इसी चैप्टर में या कहीं भी, जब भी एक कॉइल का जनरेट होगा, कॉइल ऐसा ही होता है, तो याद रखना कॉइल का एक रेजिस्टेंस भी होता है और साथ में क्या होता है इंडक्टेंस भी। इन्हें अगर लिख दिया कि कॉइल है तो कॉइल का मतलब वो रेजिस्टेंस भी है उसका और कुछ इंडक्टेंस भी। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लो। पानी नहीं गिरे यार आज। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। लिखो when 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 110 volts when 110 volts DC is applied, when 110 volt DC is applied across a coil, DC is applied across a coil, a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flows through it. ठीक है, full stop. When 100 volt AC, when 100 volt AC at 50 hertz, when 100 volt AC at 50 hertz is applied to the same coil, is applied to the same coil, 0.5 ampere flows through it, 0.5 ampere flows through it. Calculate the resistance and inductance of the coil. Calculate the resistance and inductance of the coil. नेक्स्ट क्लास जब भी आओगे सारा रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हमको लगता है कि सारा खत्म हो जाएगा टोटल। तुम्हारे पैकेज में एसी
दिया है, चलो तो लगा दिया ही नहीं। अक्षुल गोस्वामी, हेलो। अच्छा ठीक है, हम आ जाते हैं आपके पास में। चलिए ठीक, ठीक ठीक कर ले लेंगे। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड हाफ में ही आएंगे, 4 बजे के आसपास। ठीक ठीक। कितना आया? रेजिस्टेंस 110। रेजिस्टेंस 110 कि 100? हाँ ये कुछ, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये गलत बनाया है, 110 ही आंसर होगा। इंडक्टेंस है लगभग 0.55 अप्रॉक्स। हाँ 0.55। हाँ बना। चलो बताएं इसको, तुरंत बता के खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले एसी सोर्स है कि डीसी सोर्स है? डीसी सोर्स। डीसी में इंडक्टर रोल प्ले करता है कि नहीं करता? नहीं करता, तो इसका मतलब खाली रेजिस्टेंस होगा। तो करंट आई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं V/R।
जब डीसी रहेगा तब उस समय इंडक्टर का कुछ रोल ही नहीं होगा। करंट कितना दे रखा है, वोल्टेज 110, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो गया 110। सेकंड में वो बोला कि अब हम लोग कौन सा सोर्स लगाएं, एसी। तो जब एसी रहेगा तो रेजिस्टेंस भी रहेगा और साथ में इंडक्टेंस भी रहेगा। तो उस समय जो Z होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और करंट को कितना लिख सकते हैं, V बाई जेड। करंट कितना बोला है 0.5, वोल्टेज कितना है 100 डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आर पता है, आर को यहाँ पुट कर देते हैं। ओमेगा दे रखा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एल। एल लगभग निकालोगे, अप्रॉक्स में ही आंसर दिया है 0.5। समझ में आया कैसे खेलना है। तो कॉइल जहां भी देगा याद रखना है फैक्ट, कॉइल का मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों रहता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं, ऐसे ही वर्बली बन जाएगा। यहां तक कुछ समझ में आया ना सबको। आंसर चिल्लाना मत, हम खुद पूछ लेंगे, ठीक है। चिल्लाएगा कोई नहीं ना, डिस्कस करेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 100, ठीक है। और यहाँ जो एक वो वैल्यू का है थोड़ा सा बिना वैल्यू का, ठीक है। ए बी सी डी 100 200 300, ठीक है। सब अपने आप में कैलकुलेट कर लो और हम वोटिंग कराएंगे। ठीक, जिसका हो गया चुपचाप बैठे रहो। पेन कॉपी चाहिए तो यूज कर लो, हम कोई ऐसे नहीं। हो गया कि समय चाहिए, हो गया ना। फर्स्ट ऑप्शन किसका है 100 वोल्ट, कोई ना। 200, 200, 1 2 3 4 4 4 4, ठीक है। चलो 4 हो गया, 4 लोग 300 है, किसी का नहीं। 400, 200 किसका किसका आंसर था, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 और एक कौन था 4। का है 200 का है, बताओ 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 200 का है किस खुशी में, क्योंकि अगर आंसर सही है तो रीजन देना होगा ना। तुक्का 400 किस किस का था है, 1 2 3 4, बस 8 और 5, और कोई। चलिए तो तुम बता। हाँ हाँ, बहुत सही। हम लोग पढ़े थे कि जब भी फेजर डायग्राम बनाए थे कुछ यही आया था। मेन वोल्टेज कितना है 500, वी आर के अक्रॉस कितना है 300। मैथ्स अगर आता होगा तो डायरेक्ट 400 लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 4 5 ये यूज करना, तो आंसर कितना होगा
ठीक है। लेकिन जो एसी पढ़ के नहीं जाता है वो 200 यही मार के आता है। चलो मिलते हैं फिर।